नमस्कार। बच्चे हैं अनमोल। आज 11वां अंक है। आज की परिचर्चा की अध्यक्षता विद्या भारती के अखिल भारतीय शोध संस्थान के सचिव डॉक्टर IP शर्मा जी कर रहे हैं। डॉक्टर IP शर्मा जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर IP शर्मा के दाहिने श्री गोपाल प्रसाद जी हैं। गोपाल प्रसाद जी, आपका स्वागत है। गोपाल प्रसाद जी के दाहिने डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी जी हैं। डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी जी वर्तमान में बलरामपुर मेडिकल हॉस्पिटल के CMS हैं। डॉक्टर साहब, एक विषय चल रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी, तो आपसे 2-3 प्रश्न हैं कि क्या वास्तव में तीसरी लहर आएगी तो क्या बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे? बच्चे संक्रमित होंगे तो उनके लिए अभिभावक, माँ बाप कैसे उनका बचाव करें, इस पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमस्कार भाई साहब। देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी जो पिछले साल जनवरी से आई है भारतवर्ष में। ये शुरुआत में इनके लक्षण और इनका बचाव कैसे किया जाए, इस पे काफ़ी चर्चा हुई और काफ़ी मेडिकल साइंस ने इसमें धीरे धीरे तरक्की भी किया। हम लोगों ने ये देखा कि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम लोग बच सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 जनवरी 2021 में वैक्सीनेशन शुरू किया। पहले हेल्थ केयर वर्कर को, फिर फ्रंट लाइन वर्कर को, फिर 60 साल के ऊपर के लोगों को बहुत सक्सेसफुली गवर्नमेंट ने वैक्सीन लगवाई। फिर बच्चों के बारे में सोचा जाने लगा। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का ट्रायल शुरू हो गया है, स्टडी शुरू हो गई है और धीरे धीरे उस पर काम हो रहा है, जो लग रहा है कि नवंबर-दिसंबर तक उसके भी रिजल्ट आ जाएंगे और बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। अब दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की चर्चा होने लगी। उसमें ये कहा जाने लगा कि बच्चों में प्रकोप ज़्यादा होगा और बच्चे अफेक्टेड ज़्यादा होंगे। लेकिन ये अभी केवल परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है। इसका अभी कोई ना स्टडी है, ना बहुत ज़्यादा इस पर रिलायबल फैक्ट्स आए हैं। अब अगर बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, उससे पहले तीसरी लहर आ गई, तो ये थोड़ा सा समाज में ये रहेगा कि बच्चे इससे कितना प्रभावित होंगे। तो सबसे पहले ये है कि जो कोरोना के वायरस जिससे बच्चों में या शरीर में जब घुसते हैं तो उसमें एक रिसेप्टर होता है। उस रिसेप्टर से शरीर में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में वायरस पहुंचता है। 10 साल से नीचे बच्चों में वो रिसेप्टर्स डेवलप नहीं होते हैं। तो माना ये जाता है कि कोरोना का वायरस 10 साल के नीचे बच्चों में अपना प्रकोप कम दिखा पाएगा और 10 साल से ऊपर के बच्चों में अगर प्रकोप दिखाता भी है तो उसका असर कम रहेगा। सिम्टम्स उतने प्रभावी नहीं रहेंगे जो एडल्ट में रहते हैं। पर उसमें ये रहेगा कि जो PICU बेड्स हैं, इंटेंसिव केयर जो बेड्स हैं, उसके अलावा ऑक्सीजन बेड्स भी पर्याप्त मात्रा में कर लें। ये हम लोग बच्चों में प्रकोप से संबंधित योजना पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये अभी परिकल्पना ही है कि बच्चों में होगा कि किसको होगा। तो ये सब उत्तरदायित्व हम लोगों का है और हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जज साहब, बहुत लंबी ये लड़ाई होती चली जा रही है कि कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ, जो एक्टिविटीज़ वर्क फ्रॉम होम में कन्वर्ट हुई, उसकी वजह से परिवारों में आपसी तनाव बढ़ गया। तो इसमें हम लोगों का मार्गदर्शन करें कि ऐसी परिस्थिति में परिवार का क्या रुख होना चाहिए। सभी बंधु लोगों को प्रणाम, नमस्ते। सहज स्वाभाविक रूप से एक जगह रहेंगे तो तनाव हो रहा है और उसका कारण एक तो एक जगह रहना हुआ और दूसरा है जो संसाधन की कमी, आपस में तनाव, आमदनी की कमी। सभी लोगों को आमदनी नहीं है। अब जैसे मान लिया जाए जो बिजनेसमैन हैं, जो मान लिया जाए कि डेली वेज वाले हैं, तो आमदनी तो उनकी बंद हो गई
और खर्च है जो वो चलता रहा। तो एक कारण घर के मालिक को तनाव का वो रहा, और दूसरा कारण ये हो गया कि आपस में काम बढ़ गया। मध्यम वर्गीय परिवार में देखिए तो मेड सर्वेंट या ये सब आना बंद हो गया, सारे काम अपने से करने पड़ गए। कुछ लोग कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर पा रहे थे, इसके कारण तनाव हो गया। और ये वजह तो एक तो आर्थिक परेशानी, एक कार्य की परेशानी और एक बाहर न निकलना, ये सारे तनाव के कारण हो गए। तो मैं एक दूसरा समाधान जो कि मैंने अपने जीवन में उतारा, देखा, पालन किया सफलतापूर्वक, उसके संबंध में गायत्री मंत्र से ही निकाला। और आप इसको आज करेंगे तो अभी से फायदा शुरू हो जाएगा। एक गायत्री मंत्र का प्रभाव 1000 के बराबर होगा, यानी 24 गायत्री मंत्र जपेंगे तो 24,000, एक यज्ञ हो गया। 8 मिनट में आपको गायत्री मंत्र 24 हो जाएंगे, एक यज्ञ पूरा हो जाएगा। और दूसरा है गायत्री मंत्र जप करके के साथ प्राणायाम करें और रोज दिन सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएं। आप भली भांति कोरोना से, महामारी से, कष्ट से, ये सारे घर के तनाव से आपस में सारे दूर हो जाएंगे। धन्यवाद जज साहब। डॉक्टर आईपी शर्मा जी, आपने तो अपना जीवन बच्चों के लिए ही समर्पित किया, तो बच्चों को कोमल मन जो उनका है कैसे समझाया जाए, बच्चे कैसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएँ, चीज़ों को सुरक्षा उपाय सीख पाएँ, इस पे अभिभावकों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमस्कार सभी को। ये जो वातावरण पिछले 2 सालों से बना है परिवार में, इसका जो भय रहा है कोरोना काल में, उससे अभिभावकों के मानसिक स्तर पर भी और साथ साथ परिवार में बच्चों पर भी इसका असर पड़ा है। कई बार बच्चे, मान लीजिए दवाई देनी है, बन रहे बच्चों को कुछ खिलाना है, तो कुछ जैसे 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, जिद करते हैं कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा। तो उसकी टेक्निक्स हैं, आप कुछ सोचिए कि बच्चा जो है किस तरह से आपका कहना मानता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चे को कहें आप नहा लें तो तुरंत कहेगा नहीं नहाएंगे। आपस के तनाव जो पति पत्नी हैं या बच्चों के साथ वो हैं, बच्चे एडल्ट हैं, कुछ बच्चों को ये विश्वास हो कि हाँ पापा या मम्मी या बाबा दादी जो हैं हमारे साथ खुले हुए हैं, उनको एक संरक्षण महसूस हो कि हमारे ऊपर इनका हाथ है, गुस्सा नहीं हो रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में बहुत ज़्यादा रखना है। दवाई मेडिसिन देने के लिए किस प्रकार से उनसे बिहेव करना है, डांटना नहीं है, कैसे प्यार से इनको खिलाना है। तो यदि आप उसको दवाई देते समय डांट देंगे, कुछ करेंगे, तो उससे उसे हेट हो जाएगी। उसे यदि आप प्यार से कुछ खिलाएंगे, मिठाई के साथ खिलाएंगे या जो उसकी प्यारी वस्तु है उसके साथ उसको देंगे, तो वो आराम से खा लेगा। और कुछ दूसरे रास्ते भी हैं वो जो अन्य साइकोलॉजिस्ट की सहायता लेकर के हम करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये मैं समझता हूँ कि बच्चों का और परिवार का वातावरण खुशहाल रहेगा, तो इस चीज़ को हम लोग सहन कर पाएंगे और इसका मुकाबला कर पाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक विषय बहुत ही गंभीर है। बच्चे जो 5 साल 7 साल 10 साल के होते हैं, वो अपना डेली काम भी नहीं हैंडल कर पाते हैं। उसके लिए उन्हें माँ के सहारे की ज़रूरत पड़ती है या पिता के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर संक्रमण होगा तो उस स्थिति में, और अभी तक जो प्रोटोकॉल लागू है उस स्थिति में, आप बच्चों की दृष्टि से क्या अंतर पाते हैं, कैसे करना पड़ेगा उसे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जो समाज है उसके अंदर भी बदलाव आता जा रहा है। पहले लोग क्या करते थे, अगर कोरोना का पेशेंट निकल आया तो उसको बिल्कुल छोड़ देते थे, और अगर किसी मोहल्ले में अगर कोरोना का हो गया तो दूर से ये कोरोना वाला घर है, उसके आसपास नहीं जाएंगे और ये नहीं करेंगे। और सरकार की तरफ से व्यवस्था हो जाती थी कि बल्ली और स्टिकर लगा दिए जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे चेंजेज आ रहे हैं, और इसी क्रम में गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन की व्यवस्था की है, जो
उस एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके अभिभावकों को वैक्सीन लगवाई जा रही हैं, स्पेशल बूथ बनवाए जा रहे हैं प्रायोरिटी पे कि उन अभिभावकों को ज़रूर लगा दिया जाए जिनके बच्चे इस एज ग्रुप के हैं। इस तरह के जो बच्चे होंगे जो 10 साल के अंदर होंगे, जिनको एक सहयोग, माँ का सहयोग, अधिकतर माँ का ही सहयोग रहता है, पिता का सहयोग, तो उनमें ये सब व्यवस्था की जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जज साहब, कोरोना का जब संक्रमण आया तो समाज में एक अलग तरह का हाहाकार मच गया। पहली लहर में ही देखा गया लोगों ने अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया। ये मनोविज्ञान से कैसे और इस भय से कैसे मुक्त कराया जाए, समाज को इस पे मार्गदर्शन करें। इसके संबंध में भी मैं गायत्री मंत्र का जो व्याख्या किया शुरू में प्राणायाम के साथ जप का, उसका अर्थ कर देता हूँ तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। जैसे गायत्री मंत्र जब जाप करते हैं, गायत्री साधना करते हैं, तो उसके बारे में कहा गया है कि 8 आशीर्वाद मिलता है, 8 चीज़ मिलती है। वो एक श्लोक के रूप में है, ओम नमो अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। वहाँ पर भी है, गायत्री मंत्र में भी है कि धियो यो नः प्रचोदयात्, हम अंतःकरण हमारी बुद्धि है जो सन्मार्ग की ओर, ईश्वर की ओर, अमृत तत्व की ओर प्रेरित हो। तो इस ढंग से जब हम गायत्री मंत्र का जाप प्राणायाम के साथ, उसके अर्थ के साथ, उसके भाव को हृदयंगम करते हुए जप करेंगे, हम गायत्री मंत्र की ओर बढ़ेंगे, तो ये सारी समस्याओं से प्राणायाम, विचार, हमारे भाव, हमारा जीवन सारा बदल जाएगा। धन्यवाद जज साहब। डॉक्टर IP शर्मा जी, अध्यक्षीय उद्बोधन करते हुए आप हमारे अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस परिचर्चा में जो बात उभर के आई है अभी लास्ट में, ये आया कि परिवार के सदस्य भी घबरा करके अपने ही परिजनों से दूर रहे। ऐसी स्थिति वास्तव में आई है, तो कोशिश यही हो कि लोगों में कॉन्फिडेंस आए कि यदि हम पास जाएंगे ऐसे मरीज के पास तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये सुरक्षा की भावना भरने के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को इस तरह के ट्रेनिंग्स या ऐसे परिचर्चाएं या ऐसे निर्देश देने होंगे जिससे कि हिम्मत बढ़े लोगों में और वो इनकी सेवा के लिए तैयार हों। दूसरा है, भ्रम का ही एक पार्ट है डिल्यूजन, कि दूसरे लोग कह रहे थे साहब ऐसा होगा, भले ही वो कुछ भी नहीं कह रहे थे, फिर भी हम सब कर लेते हैं कि ये सब इन्होंने बताया था। और तीसरा है हेलुसिनेशन, जो कुछ होता ही नहीं है उसे भी हम ये मान लेते हैं कि है साहब, ये पता नहीं भूत हैं, ये है वो है, ये जो सब चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों से हमें मानसिक रूप से सशक्त होने के लिए अच्छे अध्ययन करना, अच्छे प्रवचन सुनना, अच्छी बातों पर ध्यान देना, ये सबसे सकारात्मक ही रहेगा। बाकी अपनी एक्सरसाइज, व्यायाम और ये जो आपके प्राणायाम वगैरह हैं, जितनी भी पद्धतियां हैं ये हमारी आसन वगैरह की, उनको यदि हम अपनाएंगे तो ये बहुत ही पॉजिटिविटी लाती हैं। धन्यवाद डॉक्टर IP शर्मा जी, आपने अध्यक्षीय उद्बोधन किया, परिचर्चा में समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी अभिभावक इस परिचर्चा को देख रहे हैं वो सारे प्रयासों को पुनः चालू कर दें। आज तक जो भी प्रश्न आपने भेजे थे लगभग सभी के जवाब आपको मिल गए हैं। आज की परिचर्चा से कुछ नए प्रश्न आए होंगे, उनको आप हमें भेजिए। तो अगली परिचर्चा में 12वें अंक में 2 दिन बाद बृहस्पतिवार को 3:30 बजे हम पुनः इसी परिचर्चा में ऐसे ही एक्सपर्ट लोगों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।